my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिकली आप सभी लोगों का स्वागत है पढ़ले 10th के ऊपर। एंड आज हम लोग सेकंड लेक्चर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का। जिसने भी अभी तक फर्स्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा है वो जाकर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने कवर किया था न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है भाई साहब, ये अगेन आपका एक आसान सा टॉपिक है। ठीक, मैंने जैसे कि बता रखा है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर ना तुमको सबसे पहले तो पूरे चैप्टर को डिवाइड करना है और अलग अलग चंक्स को अलग अलग दिनों पर पढ़ना है। हमने डाइजेशन न्यूट्रिशन पढ़ रखा है, हम लोग आज रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर कि ये लेक्चर होने के बाद में आप इस चैप्टर के सवाल ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप इसके सवाल करते हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कल यानी कि 23 जून को हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि मैथ्स के सेकंड चैप्टर की शाम को 6 बजे एक लाइव क्लास करने वाले हैं। ये आपके कंप्लीटली फ्री क्लास होने वाली, जिसके अंदर हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही हमने अभी रियल नंबर्स की क्लास की थी एंड भाई साहब उसमें मज़ा आ गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस क्लास के अंदर थे और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया था। हमने 1.25 घंटे के अंदर ना पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया था। इनफैक्ट हम लोग उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक इस क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है, इस क्लास के अंदर एनरोल करने की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली फ्री क्लास है, फिर से बता रहा हूँ, और ऊपर से एक लाइव क्लास होने वाली है। कोई भी इसे आकर अटेंड कर सकता है। बस आपको वहाँ पर एक कोड, एक पासवर्ड एंटर करना है विच इज़ AP01, और आप उस क्लास के अंदर एनरोल हो जाएंगे। फ्री क्लास है, अमेजिंग सेशन होने वाला है, लाइव क्लास होने वाली है। बस कोड एंटर करके आना है। मैथ्स की क्लास से हर एक चीज़ डिटेल में कवर होगी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो भाई साहब आ जाना क्लास के अंदर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है और तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिसने भी अभी तक इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स जो है वो डाउनलोड नहीं किए हैं, लिंक इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने वेबसाइट के ऊपर क्या किया है कि डाइजेशन, आपका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी में इसके नोट्स डालें। तो आप रेस्पिरेशन के जो नोट्स हैं वो जाकर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री में। किसी को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे या फिर पढ़ले को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके चैनल से रिलेटेड अपडेट्स हैं, मेरे मेन चैनल से रिलेटेड अपडेट्स हैं, या फिर जितने भी सारे मेन जो अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे मेरे इंस्टाग्राम या फिर पढ़ले के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आते हैं। इसी के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने क्या किया है कि एक हाईलाइट क्रिएट कर रखी है। उस हाईलाइट के अंदर क्या है ना कि आपके क्लास 10 के सारे नोट्स को स्वाइप अप करने के लिंक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो गया, एसिड्स बेसिस, मेटल्स नॉन मेटल्स, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की अलग अलग एक स्लाइड है, अलग अलग स्टोरी है और हाईलाइट क्रिएट कर रखी है। तो आप वहाँ से जाकर सीधा स्वाइप अप करके नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग चालू करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या बोला है। देखो, मैं तुमको सबसे पहले बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। सी, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था सबसे पहले तो क्या यार ना भैया, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है डाइजेशन। इस डाइजेशन की प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपलर फूड मटेरियल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है एंड दिस इज व्हाट वी सॉ इन डाइजेशन। ठीक, हमने आखिरी में ये भी देखा था कि क्या क्या किस किस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? ग्लूकोज में। और एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज को देखने वाले हैं कि ग्लूकोज से कैसे हम लोग एनर्जी निचोड़ने वाले हैं, और ये पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपके सेल में होने कैसे वाली है। ठीक, तो सिट बैक, रिलैक्स, बहुत मजा आने वाला है एंड इट इज अमेजिंग टॉपिक। अच्छा, बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने खाने का ब्रेक डाउन किया। डाइजेशन में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। डाइजेशन में तो खाने को, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपलर खाने में कन्वर्ट किया गया है ताकि उस सिंपलर खाने से अब एनर्जी निचोड़ी जा सके। ठीक, और उसी को हम कह रहे थे डाइजेशन। अब इसके बाद में जो आपका खाना बन चुका है, जो आपका फूड बन चुका है, ठीक, अब इस खाने से, इस सिंपलर फूड से हमें एनर्जी निचोड़नी है, और इस सिंपलर फूड से जब हम एनर्जी निचोड़ेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हो। ओके, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया, पर इन शॉर्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी कैसे निचोड़ने हम लोग वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्या होने वाला है।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग की। ये पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन दोनों के बीच का जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, ब्रीथिंग एक कंप्लीटली, अगर मैं तुमको ब्रीथिंग डिफाइन करके बताऊं ना कि ब्रीथिंग क्या होती है, तो ब्रीथिंग होती है, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन नहीं होता, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इस ब्रीदिंग और इस रेस्पिरेशन जो कि हमें सेम लगने वाले टॉपिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ब्रीदिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो मैंने अभी जो तुमको करके बताया, ये ब्रीदिंग होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जहाँ पर एक तरफ ब्रीथिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रोसेस है, वहाँ पर दूसरी तरफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज से, जो हमारा ग्लूकोज अभी बना था ना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है। ठीक, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। इसका दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप पूरे चैप्टर में पढ़ते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, और इसका कारण यही है कि आपका जो रेस्पिरेशन होने वाला है, आगे हम देखने वाले हैं, एनर्जी प्रोडक्शन देखने वाले हैं, वो सारा का सारा आपके सेल के अंदर होने वाला है। ठीक, तो आपका जो रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन सेल्स, और आपका जो ब्रीदिंग है वो लंग्स में हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं, हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स फूल जाते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं, हमारे लंग्स वापस उस पोजीशन में आ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अरे क्या बात है, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ अ फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस, यानी कि आपका जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस है। कैसे? आपने करके देखा है, राइट? हम सांस लेते हैं तो हम वॉलंटरीली सांस ले रहे हैं। अब हमने देखा है जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं। ठीक, हम अपनी सांस रोक सकते हैं। ठीक, सो इट इज़ अ फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस। अब वॉलंटरी प्रोसेस क्या होती है? वॉलंटरी प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को विलिंगली कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, मतलब ये इट इज़ इन माई हैंड टू वेव माई हैंड। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो मेरी मुंडी इधर कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, तो ये वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें मेरा कंट्रोल है। ठीक, मैं आँख बंद कर सकता हूँ, फिर खोल सकता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह चल रहा है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी कि मेरे कंट्रोल में है। मैं इसे जब चाहूँ तब कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब उठ सकता हूँ, जब चाहूँ तब बैठ सकता हूँ। ठीक, वेरी गुड। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिल धड़क रहा है। ठीक, माई हार्ट इज़ बीटिंग। ओके, मेरा दिल, तो क्या हमारे हाथ में है क्या कि अभी बोला कि ये दिल धड़कना बंद कर दे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, मैं सो रहा हूँ, मुझे आवाज़ आ रही तेरी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा बेवकूफ़ी कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट करना कभी बंद नहीं करेगा। ठीक, हार्ट अभी बीट कर रहा है, मैं कंट्रोल थोड़ी कर रहा हूँ, तो अपने आप बीट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरी हार्ट बीट्स तेज़ कर दूँ या फिर मेरी हार्ट बीट्स कम कर दूँ अपने आप। ठीक है, वो खैर वो दौड़ूंगा भागूंगा तो हो जाती है, पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उनको। ठीक, मैं ऐसे रोक नहीं सकता, जैसे कि मैं आँख बंद कर सकता हूँ, मैंने सांस होल्ड कर ली, मैंने सांस रोक ली, तो वैसे मैं हार्ट बीट नहीं रोक सकता। ठीक, अच्छा, डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, कैसी प्रोसेस है? इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। एक बार मैंने खाना खा लिया, अब वो आगे जाएगा, पेट में जाएगा, एसिड्स काम करेंगे, वो सब उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक, हमारा काम सिर्फ इतना था, यहाँ तक था, उसके बाद का सब अंदर जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बहुत सारी जो बातें हमने की वो ये बताने के लिए की कि ब्रीदिंग एक वॉलंटरी प्रोसेस और एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, ये एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ब्रीथिंग इस प्रोसेस के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन का बेस ही यही है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। यहाँ लिख दिया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, एटीपी के फॉर्म में, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, एटीपी के फॉर्म में जो है वो आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब एटीपी क्या है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस एज इट अकर्स इनसाइड द सेल। ऐसी प्रोसेस जो कि सेल के अंदर हो रही होती है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर प्रोसेस। ठीक, ऐसी प्रोसेस जो कि सेल के बाहर होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर यार आपकी जो ब्रीथिंग है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं हो रही, और आपकी जो रेस्पिरेशन है वो एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है क्योंकि वो सेल के अंदर हो रही है। ठीक, आपकी ब्रीथिंग के केस में कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि ये मतलब ऐसा एज सच केमिकल प्रोसेस है नहीं। ठीक, अच्छा, उसके बाद में ब्रीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड नोज। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सी बात है कि आपके ब्रीथिंग में आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर बेसिक लेवल पर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली होती है।
ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। देखो अभी तक हमने ये बात कर ली है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक, रेस्पिरेशन होता क्या है, हमने इतना समझ लिया मोटा मोटा कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। कौन सा फूड? वो डाइजेस्टेड फूड जिसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम ये पढ़ेंगे कि भाई साहब पहला टाइप तो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा टाइप होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, तो अगर तुम सोच रहे हो कि क्या भैया रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के लैक में या फिर एब्सेंस में भी हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन की बात कर ली, दोनों को अब डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसे हम कहते हैं एरोबिक, एक है ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारा आ चुका है विच इज रेस्पिरेशन का पूरा पाथवे। ठीक, ये जो आपका पाथवे है, इस पाथवे का सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा पाथवे है ये आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों को एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ तुमको क्लियर कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, सुनना ध्यान से। हमें पता है कि अब जो हमारा फूड है, ठीक है, डाइजेशन के बाद आफ्टर डाइजेशन जो हमारा फूड है, ठीक, इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म विच इज़ एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, राइट, जो कि हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी तुम ब्लड को मानने वाले हो क्या? ब्लड को मानने वाले हो तुम कुरियर सर्विस। स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना, कुरियर सर्विस। ठीक, मानते जाओ। ठीक, अच्छा, अभी हमने बात की कि ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, ठीक, अब उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उस सेल तक लेके जाना पड़ेगा, उस सेल तक लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर रेस्पिरेशन होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बोलने वाले हैं कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका पार्सल है। ठीक, ग्लूकोज आपका पार्सल है। ठीक है, वेरी गुड। एंड लेट अस से कि अब पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, हमें पता है, तो एक काम करते हैं, बॉडी का कोई एक सेल पकड़ लेते हैं, लेट अस से यहाँ का कोई सेल पकड़ लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं अब ऐसी बहुत सारी जगह पर वो ग्लूकोज को जाना है, लेकिन हम लोग समझने के लिए बेसिक लेवल पर होता क्या है, इस एक सेल को पकड़ लेते हैं। ठीक, तो सेल है आपकी डिलीवरी की साइट, डिलीवरी साइट। ठीक, वेरी गुड। अब होना क्या है, देखो मान लो कि ये आपका सेल है जहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है वो पहुँचना है। ठीक है, और ये आपकी ब्लड की मस्त स्ट्रीम है, ये आपकी ब्लड की स्ट्रीम आ रही है यहाँ से, ये ब्लड की स्ट्रीम है। ठीक, इस ब्लड की स्ट्रीम के अंदर है ग्लूकोज, तो आपका ब्लड क्या कर रहा है? कुरियर सर्विस का काम कर रहा है। ये कुरियर सर्विस इस ग्लूकोज को, जो हमारा अभी ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ ना सिंपल फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट हुआ, सॉरी, उस ग्लूकोज को ब्लड जो है अब कुरियर, उस कुरियर को जो है वो डिलीवरी साइट तक लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी डिलीवरी साइट पर इसी सेल के अंदर होने वाला है रेस्पिरेशन, और इसी रेस्पिरेशन से बनने वाली है एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपका जो ग्लूकोज है वो सेल तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ से आया मस्त ब्लड और यहाँ पर आके रुक गया और उस ग्लूकोज को उस सेल को डिलीवर कर दिया। ठीक, अब वो जो ब्लड है ना आपका वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक ही डिलीवरी थोड़ी करनी है, उसे तो पूरी बॉडी के सेल्स तक इसे पहुंचाना है, ग्लूकोज को पहुंचाना है, ताकि वो भी अपना अपना रेस्पिरेशन कर सकें। ठीक, ताकि वो भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, वो बहुत डिटेल में पढ़ना होता है उसको, पर हम लोग जो 10वीं में समझते हैं वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर आपके जो आपका ग्लूकोज इस सेल के अंदर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब होना क्या है, देखो अब होना क्या है, अब मैं समझाता हूँ। अब आपका ये जो ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी को निचोड़ना है। ठीक, अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी को निचोड़ना है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये ग्लूकोज आपका इस सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक, जैसे ही ये ग्लूकोज आपका सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक, या फिर आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म नाम के कमरे के अंदर जो है आपका ये ग्लूकोज पहुंच जाता है। ठीक, जैसे ये सेल के अंदर एंटर होता है, हमारे घर में नहीं होता। मान लो कोई पार्सल आया, तो हम क्या करते हैं, उस पार्सल को किसी कमरे में रख देते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, अभी तो खैर नहीं रख सकते, अभी तो खैर अगर पार्सल आता है तो पहले उसको सैनिटाइज करो, फुस 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 फुस, फिर उसके बाद में उसको थोड़ी देर रहने दो और फिर लो, खैर पुरानी बातें हो रही हैं।
ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या किया कि उस ग्लूकोज को रख दिया। अब हुआ ये, ठीक है, हुआ ये कि जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये गया, ये जो आपका ग्लूकोज था, ये जो आपका ग्लूकोज था विच इज C6H12O6, ठीक, आपका ये जो ग्लूकोज है विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, देख सकते हो तुम, बहुत आसान है समझना। क्यों 6 कार्बन, देखो C6 है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में ये पहुंचता है, आपका ये ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, ठीक, कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्दर यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक, वेरी गुड। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अभी वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम है पायरुवेट। समझ गए बात को? सबसे पहले ब्लड के थ्रू ग्लूकोज आया, सेल ने अपना दरवाजा खोला, सेल ने इसको अंदर लिया, अंदर लेने के बाद में इसको साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में रखा। साइटोप्लाज्म वाले कमरे के अंदर हुआ ये कि ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक। और अब यहाँ से आपकी एनर्जी प्रोडक्शन की जर्नी चालू होने वाली है, ठीक है, वेरी गुड। पायरुवेट जैसे ही आपका ये फॉर्म हो जाता है ना विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब यहाँ से आगे 3 रास्ते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के, ठीक। सेल ने क्यों मंगवाया था इस ग्लूकोज को? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहली स्टेप तो हो गई, यहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब आगे फर्दर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होने वाली है वो हम समझते हैं, ठीक। देखो, ये जो आपका पायरुवेट जो अभी बना है ना, ये जो आपका पायरुवेट बना है, ये 3 तरीकों से अभी हम देखेंगे आगे कैसे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक। अलग अलग केसेस हम देखने वाले हैं। पहला केस कौन सा है? पहला केस ऐसा है कि भैया मान लो कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है ही नहीं, उस केस में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? मान लो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, उस केस में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तीसरा मान लेते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ठीक। इन तीनों केसेस में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी और ये पायरुवेट जो बना है वो कैसे फर्दर कन्वर्ट होगा? तो पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। हुआ ये कि जैसे ये पायरुवेट जो है, जैसे ही ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, अब ये जो पायरुवेट है आपका फर्दर हमारी बॉडी के अंदर ना क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, सेल में ही होता है, सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल पता है ना सबको, राइट। तो क्या होता है कि आपका ये जो पायरुवेट है अब फर्दर, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कन्वर्ट होने वाला है। अब क्या बनने वाला है? बनने वाला है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक, वेरी गुड। तो हम जो बोलते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, CO2 जो बनता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक। और ये जो आपका CO2 है, ये CO2 जो है आपका वो जाने वाला है ब्लड के थ्रू वापस से बॉडी के बाहर, तो वो ये CO2 होता है। समझे बात को? यही ब्लड आपको ऑक्सीजन लेके आता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक, और यही ब्लड जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो प्रोसेस हमको ये समझनी थी कि पायरुवेट जो आपका अभी बना है, ये जो आपका पायरुवेट है, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस केस में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है, ठीक। हम बोलते हैं ना कि हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, क्यों है? क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ये कहाँ से आया? ब्लड से ही आया, ठीक। बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बना है जिसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। साथ में बनेगा पानी और साथ में बनेगा एनर्जी। एनर्जी मेन है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो सरप्लस अमाउंट में, काफ़ी अच्छे अमाउंट में एनर्जी बनती है, ठीक है, वेरी गुड, ओके, समझ गया बात को। तो ये हम समझ गए हैं कि जब आपका ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ उसके बाद में अब वो अलग अलग केसेस पर डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो कैसे एनर्जी फॉर्म होगी, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो कैसे एनर्जी फॉर्म होगी, और अगर लैक है तो कैसे फॉर्म होगी। तो हमने सबसे पहले बात कर ली कि आपका अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनर्जी कैसे फॉर्म होने वाली है, सरप्लस अमाउंट में होगी, काफ़ी होगी, ठीक। अब सेकंड हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है भैया? मैं बताता हूँ, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक लड़का है मोंटी नाम का, ठीक, मोंटी, दिस इज व्हाट, दिस इज हु, दिस इज मोंटी, ठीक है। अब मोंटी क्या है ना, मोंटी को बहुत तेज़ भागना पड़ेगा अभी, ठीक, क्योंकि मोंटी के पीछे पड़ चुका है डॉग, कुत्ता, ठीक, मोंटी के पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है, तो मोंटी जो है काफ़ी तेज़ी से अब भागने वाला है, ठीक है, मोंटी अब काफ़ी तेज़ी से भागने वाला है। इधर साइड बैठा है बंटी, ठीक है, इधर साइड बैठा है बंटी, ठीक। तो एक साइड बैठा है बंटी जो कि सिर्फ बैठा हुआ है, जो कि नॉर्मली बैठा है, जो कुछ काम नहीं कर रहा, और दूसरी साइड है मोंटी जिसके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो इसे बहुत तेज़ भागना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जब मैं बंटी की बात करता हूँ तो बंटी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा,
ठीक, बंटी कोई भी एक्टिविटी अभी नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मोंटी की, तो मोंटी के पीछे पड़ा है कुत्ता, ठीक है। तो मोंटी को काफ़ी तेज़ भागना पड़ेगा। अगर मोंटी को काफ़ी तेज़ रन करना पड़ेगा तो मोंटी को लगेगी बहुत सारी एनर्जी, राइट। अब जब मोंटी को बहुत सारा एनर्जी लगेगी ना, उस केस में आने वाला है ये आपका सेकंड सिनेरियो। भैया कुछ समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, होता यह है कि जब हम एथलीट की बात करते हैं, फिर जब हम खुद भागने की बात करते हैं, तो क्या होता है समझो ज़रा, तब हमारी जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बढ़ जाती है। समझ सकते हो तुम इतना, राइट। हमारी जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसलिए तुमने देखा होगा कि हम इतनी तेज़ तेज़ ऑक्सीजन हम हाफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में काम आएगा, क्योंकि यही रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। वेरी गुड। तो होता क्या है ना, जब हम भाग रहे होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का होना लैक हो जाता है, ठीक। यानी कि जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी पड़ रही है भागते भागते दौड़ते दौड़ते, उतना जो ऑक्सीजन है ना वो सप्लाई नहीं हो पाता। तब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। और तब क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के बिना तो काम होने नहीं वाला, ठीक। लेकिन जितना ऑक्सीजन ज़रूरत है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो आ नहीं पा रहा, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है ऑक्सीजन के लैक में, जो कि ह्यूमन के मसल सेल्स में होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो अगर ऑक्सीजन के लैक में फर्दर पायरुवेट कन्वर्ट होगा तो बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। इस केस में जो एनर्जी बनने वाली है वो कम बनती है। क्यों कम बनती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उतनी पूरी हो नहीं पाई, और अगर उतनी पूरी हो नहीं पा रही है तो उस केस में एनर्जी भी कम बनेगी, ठीक। साथ ही प्रोड्यूस होता है ये लैक्टिक एसिड, ठीक। और यही आपका कारण होता है क्रैम्प्स का। ये लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है ना कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण मतलब यही आपका क्रैम्प्स का कारण होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो हमने सुन रखा है कि एथलीट जो होते हैं उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं पैर के अंदर। वो क्यों होता है? वो इसी के कारण होता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऐसे हाफने लगते हैं, लेकिन वो पूरी हो नहीं पाती। और जब वो पूरी हो नहीं पाती तो उस केस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रैम्प्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तीसरा केस आता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ये आपका मस्त केस है भाई। पहले केस में हमने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा था, ठीक, और अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। फिर हमने देखा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब लैक है, ऑक्सीजन है भी नहीं भी है, लैक है। तीसरा हम पॉइंट देखने वाले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक। मस्त केस। इस केस में क्या होता है, जनरली एक केस हम ईस्ट में देखते हैं, और इस केस को इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक। वेरी गुड, देखा होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में होने वाला है आपका एनर्जी का प्रोडक्शन, लेकिन काफ़ी कम, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ में बनता है इथेनॉल और साथ में बनता है CO2। अच्छा, अब यही आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये केक बेकिंग में काम आता है, ठीक। आपके जो केक की फ्लफीनेस होती है, केक जो फ्लफी आपका बनता है, ठीक है, फूल जाता है, वो क्यों बनता है? फर्मेंटेशन हो रहा होता है वहाँ पर, क्योंकि फर्मेंटेशन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ये CO2, जैसे कि मान लो कि केक का आपका सरफेस है, देखिए केक है आपका, ये प्लेट है आपकी, ठीक। क्या होता है कि ये CO2 क्या करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, और जब ये एस्केप करने की कोशिश करता है तो ये केक को फ्लफी बना देता है, ठीक। इन शॉर्ट वहाँ पर फर्मेंटेशन इस प्रोसेस का, जो कि ये वाली प्रोसेस है, इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक। तो जनरली ये आपका ईस्ट में देखा जाता है, ठीक। क्यों ऐड करते हैं, जो आपकी बेकर्स होते हैं वो ईस्ट क्यों ऐड करते हैं केक बनाने के डो में? क्यों ऐड किया जाता है? इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि उससे होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनने वाला है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ये दोनों भूल जाओ, हमको CO2 से मतलब है। ये जो आपका CO2 होता है, इसी के कारण आपका केक में फ्लफीनेस आती है, ठीक है। वेरी गुड, अमेजिंग, ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो 3 केस थे। सबसे पहला केस था भाई, 3 केस थे। उन 3 केस के पहले समझते हैं कि हुआ क्या, कि आपका जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर, ठीक। 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। सबसे पहले ये कहाँ से आया? ग्लूकोज ब्लड से आया, ठीक है, ग्रेट। अब जो पायरुवेट बनाना है, इसके पास में अलग अलग केसेस होते हैं। मान लो कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपका कन्वर्जन होने वाला है, ठीक। बनने वाला है CO2 प्लस वाटर और एनर्जी, और ये एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक। सेकेंड केस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक, ऑक्सीजन की कमी है।
उस केस में बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और यही आपका जो लैक्टिक एसिड है वो क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा केस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक, जो हम ईस्ट में देखते हैं। उस केस में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अच्छा, हम इंसान हैं, हम जीवित लोग हैं, ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं वो भी जीवित होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, उसी के साथ साथ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो भी जीवित होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं? क्या उन्हें मन नहीं करता कि वो ऑक्सीजन इनहेल करें, ठीक है, और उनके बॉडी के अंदर जो है वो ये सब प्रोसेस हो? क्या लगता है आपको, होता नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक। तो क्या होता है, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है अर्थ पे, मतलब सरफेस पे, वैसे ही इन एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। इन एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वेरी गुड। अब सोचो ज़रा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? ये लोग क्या करते हैं, ये मतलब ये एनिमल्स क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन की मदद से ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। उस डिजॉल्व ऑक्सीजन की मदद से ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे जो सरफेस पर, यानी कि हम अभी रह रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, काफ़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक। इसलिए हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है ना वो इनसे कम होता है, या फिर हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग का रेट होता है ना, जैसे कि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल से। क्यों ऐसा इसलिए, स्पेलिंग गलत होगी तो छोड़ना तुम, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अमाउंट अवेलेबल है, अच्छा खासा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वेटिक की, ठीक, तो एक्वेटिक मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको है, लेकिन इतनी फास्ट ब्रीदिंग रेट की ज़रूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं एक्वेटिक की, तो पानी के अंदर ऑलरेडी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक। तो इसलिए इनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो हमसे ज़्यादा होता है। समझ गए बात को? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अंदर जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, जो पूरी प्रोसेस होती है ना ऑक्सीजन अंदर जाने की, वहाँ से फिर हमारे सेल तक जाने की, वो क्या होती है वो अब हम समझने वाले हैं। देखो, मोटा मोटा आपका ऐसा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा एक रफ सा डायग्राम है जो कि हमें समझाएगा कि एयर अंदर जा कैसे रही है। देखो, आपका ये एयर जो है यहाँ से अंदर ड्रॉ इन हो रही है, ये यहाँ पर क्या है ना वो मैं तुमको आगे बताऊँगा, ठीक। पहले ये समझो कि जब आपके एयर जो है वो लंग्स तक पहुँचती है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी चीज़ में हवा भरते हो वो चीज़ फूल जाती है, ठीक है। जैसे कि जब मैं बलून की बात करता हूँ, जब हम बलून में हवा भरेंगे तो क्या वो नहीं फूलेगा? ऑफ कोर्स फूलेगा, ठीक। मान लो कि ये बलून है, ठीक है, ये बलून था, ठीक, ये बलून था, और अब इसके नीचे पेंसिल रखी हुई है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। ये बलून फूलने लगा, ये बलून क्या हुआ? फूलने लगा। वेरी गुड। एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ये बलून फूलने लगा, इसके नीचे कोई जो पेंसिल थी वो नीचे जाने लगी, राइट, वो नीचे जाने लगी। क्यों? क्योंकि अब भाई बलून जो है वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक, तो उसके कारण ये पेंसिल नीचे चली गई। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर होता है एक डायफ्राम, ठीक, हमारे बॉडी के अंदर होता है एक डायफ्राम, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि हमारी चेस्ट और हमारे एब्डोमिनल कैविटी को ये अलग अलग कर रहा है, ठीक है, ये होता है डायफ्राम, ठीक। जैसे हम इनहेल करते हैं, जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं, वैसे ही क्या होने वाला है, वैसे हमारे लंग्स फूलने वाले हैं। और अगर लंग्स फूलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये डायफ्राम नीचे जाएगा, क्योंकि लंग्स जब एक्सपांड हो रहे हैं, और लंग्स जब एक्सपांड होंगे तो जो नीचे का डायफ्राम है वो भी नीचे जाएगा, राइट, वेरी गुड। तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे मूव करता है, इट मूव्स डाउन। किस केस में? इनहेलेशन के केस में, ठीक। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं इसे हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक, वेरी गुड। सबने इनहेलर का नाम सुन रखा है, राइट। इनहेलर होता है, क्यों? क्योंकि इनहेलर को यूँ यूज़ किया जाता है, राइट, तो वो इनहेलर होता है। इनहेलेशन वही प्रोसेस है आपकी सांस अंदर लेने की, तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा था, ठीक है, वेरी गुड। बात करते हैं एक्सहेलेशन की, यानी कि उस केस में जब हम हवा को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, ये इनहेलेशन हो गया, ये एक्सहेलेशन हो गया, हवा बाहर छोड़ी जा रही है, ठीक है। अच्छा सोचो, ये फूला हुआ आपका बलून है, ठीक है, जैसे इसमें से हवा निकल जाएगी वैसे ही क्या ये पेंसिल वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, राइट। सिमिलरली क्या होने वाला है कि जब आपकी एयर बाहर मूव करेगी, यानी कि एयर अब बाहर चली जाएगी, तो क्या होगा कि लंग्स जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब लंग्स वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो फूले हुए लंग्स थे वो वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, और जिन फूले हुए लंग्स के कारण डायफ्राम नीचे चले गया था अब वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो डायफ्राम मूव्स बैक, ओके।
और आपकी रिब्स भी जो है, रिब्स भी थोड़ी सी मूव आउट हो जाती है जब इनहेलेशन का केस आता है तो, ठीक है। जब इनहेलेशन का केस आता है ना, तो जो रिब्स हैं वो भी थोड़ी सी मूव आउट हो जाती है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो उस केस में रिब्स जो है वो वापस से अपनी जगह पर आ जाती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो ज़रा ध्यान से, मैं तुमको समझाता हूँ पहले तो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जब सांस लेते हैं तो ये आपका नेजल पैसेज है, ठीक है, ये आपका यहाँ का पैसेज होता है, ठीक। अब यहाँ से हवा जाएगी अंदर, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, अंदर, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ पर आता है आपका, ये आता है फेरिंग्स, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक। फिर इसके नीचे ये है लैरिंग्स, ठीक, दिस इज योर लैरिंग्स, ये लैरिंग्स वाला पोर्शन है। तो यहाँ से हवा आई, ठीक है, फिर यहाँ से फेरिंग्स से कहीं लैरिंग्स में, फिर आता है आपका ट्रैकिया। तो ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ, ठीक, सो दिस इज योर ट्रैकिया। थोड़ा सा आपका पिक्सल्स फट रहे होंगे बट कोई बात नहीं, दिस इज ट्रैकिया, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। यहाँ पर आप सी शेप्ड ऐसी रिंग्स देख रहे होंगे, ऐसी 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 ऐसी, ये क्या है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं। ट्रैकिया के बाद आते हैं आपके ब्रोंकायोल्स, उसके बाद में आते हैं आपके, ट्रैकिया के बाद आते हैं आपके ब्रोंकाई, फिर आते हैं आपके ब्रोंकायोल्स, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हो, दिस इज योर ब्रोंकाई, और फिर यहाँ से जो ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकायोल्स, ठीक है। वेरी गुड, सब एक एक करके समझाता हूँ मैं, ठीक। और उसके आगे फिर लगे हुए हैं एल्वियोलाई, ठीक, या फिर आप एल्वियोलर सैक कह सकते हो, जिसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो बात कुछ ऐसी है यार कि आपकी जो आपका जो आप इनहेल करते हो ना, इनहेल जब आप करते हो, ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, ओके। तो आपके नेसल पैसेज के थ्रू जो है वो नीचे जा रहा होता है। वेरी गुड। फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है मेन आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या याद करने लायक है, ये जो आपका ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड रिंग्स, कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक, सी शेप्ड रिंग्स, ठीक है। वेरी गुड। ये सी शेप्ड रिंग्स क्या होती है, ये जो आपकी सी शेप्ड रिंग्स होती है ना, ये सी शेप्ड रिंग्स इस ट्रैकिया को, जैसे कि आपका ये ट्रैकिया है मान लो, ठीक, तो ऐसी सी शेप्ड रिंग्स हैं, ठीक है, ऐसी रिंग्स हैं। ये क्या कर रही है, जाहिर सी बात है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा रही हैं, ठीक। ये सी शेप्ड रिंग्स इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। तो ये सी शेप्ड रिंग्स का ये काम होता है, ठीक है। वेरी गुड। फिर यहाँ से ना अगर आप देखते हो तो ट्रैकिया के नीचे ऐसे आपको खुलते हुए दिखेंगे ये, ठीक, ऐसे आपके खुलते हुए दिखेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। नाउ दीज ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकायोल्स, ठीक, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकायोल्स। तो आपके पहले तो आएगा ब्रोंकाई, उसके बाद आते हैं ब्रोंकायोल्स, ठीक। और हम अब और माइन्यूट कैटेगरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर होते हैं यार एल्वियोलर सैक, क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक, जहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी एल्वियोलाई। ये थोड़ा सा पॉपकॉर्न जैसा लग रहा है पर ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपकी एल्वियोलाई, ठीक है। और यही एल्वियोलाई इज योर साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक। इसी एल्वियोलाई को हम कहते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज। मतलब भैया, मतलब ये कि जो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो यहाँ से फेरिंग्स, लैरिंग्स, आपका ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकायल्स, फिर जाता है एल्वियोलाई पे। ये एल्वियोलाई, ये जो आपका एल्वियोलाई है, दिस इज ओनली योर साइट ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगा आपकी बॉडी के, और आपके ब्लड ने जो पूरी बॉडी से CO2 कलेक्ट किया है वो इस एल्वियोलाई में आएगा, जो फिर हम वापस से बाहर थ्रो करेंगे। यानी कि वापस से समझना बिल्कुल ध्यान से, एक बार अगर समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक। होता ये है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो पहले जाएगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, धीरे धीरे नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ऐसे नीचे जाएगा, फिर पहुंचेगा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायल्स, फिर एल्वियोलाई, ठीक। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका डेस्टिनेशन है, क्या है आपका डेस्टिनेशन है, लेट अस से कि जयपुर, ठीक। और लेट अस से कि आप इंदौर से निकलते हो, तो आप इंदौर से निकले और पहुंच गए जयपुर, ठीक। तो जयपुर वॉज योर डेस्टिनेशन। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ना, उसका डेस्टिनेशन होता है आपका एल्वियोलाई, ठीक। तो वो ऑक्सीजन यहाँ से गया, नीचे गया, लंग्स तक पहुँचा, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, और फिर एल्वियोलाई। यहाँ पर आके जो है होने वाला है एक्सचेंज। क्या होने वाला है, एक्सचेंज। यानी कि हमने जो ऑक्सीजन इनहेल किया था, जो अब एल्वियोलाई तक पहुँचा है, वो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दिख रही है तुमको ब्लड कैपिलरी, ठीक। ये आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। जो एयर आई है, यानी कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, होने ये वाला है कि इस ब्लड के अंदर अभी क्या होगा, इस ब्लड के अंदर होने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने वाला है, ठीक है। अब वो खैर वो पूरी प्रोसेस होती है ढंग से, बट मैं तुमको बता रहा हूँ
कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने वाला है, और जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया था वो अंदर आने वाला है, ठीक, जो कि फाइनली इस ब्लड के थ्रू आगे कैरी किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो आ रहा है आपका और यहाँ से निकल रहा है, ठीक। फ़र्क ये रहेगा कि पहले केस में क्या था कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जैसे हमने इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन लिया, वो गया नीचे नीचे नीचे, फिर गया ब्रोंकाइल्स एल्वियोलाई। अब वहाँ पर जाकर ना क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, ठीक। क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चले गया और जो पूरी बॉडी का CO2 था वो आ गया है। अभी मैंने CO2 एक्सहेल किया, ठीक, गया था ऑक्सीजन लेकिन आया बाहर CO2, ठीक। इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सचेंज, और इसलिए एल्वियोलाई को कहा जाता है साइट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर O2 आपका ब्लड में जाएगा और ब्लड से जो आपका CO2 है वो बाहर आएगा, ठीक। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अच्छा, ये भी एक पॉइंट बचा हुआ है जो कि मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे पढ़ लेते हैं पहले तो ध्यान से, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBCs दैट गिव ब्लड इट्स रेड कलर। तो आपका जो रेड कलर होता है ना ब्लड का, दिस इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक और चीज़ है कि आपका जो ऑक्सीजन होता है ना वो ऐसे मतलब ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, तो कैसे करता होगा, कुछ तो होगा। जैसे कि अगर हमको यहाँ से कहीं जाना है, लेट अस से मार्केट जाना है, तो हम क्या करते हैं कि एक्टिवा पे बैठ के चले जाते हैं, कार में चले जाते हैं, बस ले लेते हैं, वो टेम्पो ले लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। वैसे यार इस ऑक्सीजन को जब इस ब्लड में ट्रैवल करना है तो वो कैसे करेगा, होता यह है कि आपका जो ऑक्सीजन है इट बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। RBCs के अंदर ये हीमोग्लोबिन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स विच हैज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द नीडी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी कि सबसे पहली बात तो आपके ब्लड के अंदर होते हैं RBCs के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। ये जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को जो है वो नीडी टिश्यूज तक, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर लेके जाता है, ठीक। इन शॉर्ट ऐसा समझो कि सबसे पहले आपका ब्लड जो है, ब्लड के अंदर होते हैं RBCs, ठीक। इन RBCs के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। इधर साइड मेरा आपको मुंह दिख रहा होगा, ठीक। ऑक्सीजन जो होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का जो प्राइमरी फंक्शन है, इट इज़ टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द नीडी टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी कि जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा दिया जाएगा। वो काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट है, RBCs में। RBCs कहाँ है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब समझ गए कि ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल होता है, इस हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विच इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और उसके बाद में जब आपका ब्लड, यानी कि आपके ब्लड के अंदर के इन शॉर्ट आपका जब ब्लड उस डिजायर्ड साइड पर पहुंच जाएगा तो क्या होने वाला है कि वहाँ से जो वहाँ पे आपके जो RBCs पहुंचे जिसके अंदर वो ऑक्सीजन है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक, वेरी गुड, ऑल राइट। तो एक जो टॉपिक हमारा है विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, विच इज़ अ वेरी क्विक टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे लोग इसे फोटोसिंथेसिस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, हमें ऐसा लगता है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। एक सिंपल सी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, लेट अस से दिस इज योर प्लांट, ओके, और ये है दिन का समय, ओके, वेरी गुड। अब दिन के समय में आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन तो होना ही है, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो भाई जो एनर्जी कैसे ऑब्टेन की जाएगी, राइट, वेरी गुड, ओके। होता ये है कि हमें ये पता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि ये CO2 ये जो है इसको ज़रूरत पड़ रही है CO2 की, ठीक, वेरी गुड। इन रिटर्न हमें मिलता है ऑक्सीजन, ठीक, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। लेकिन इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होता है कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब चूंकि दिन में फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है, एक चीज़ बता दूं कि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है। जब रात को सनलाइट नहीं है तो एक मेजर फैक्टर मिसिंग है फोटोसिंथेसिस का, इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं डे की, ठीक है, दिन में ये फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ठीक है।
होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन निकलता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब दिन में जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के केस में ध्यान से सुनना, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो। रेस्पिरेशन के केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट कहीं ना कहीं वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपने इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि ये साइकिल चल रही है पूरी। ठीक, हुआ क्या कि जो रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, कहीं ना कहीं यही कार्बन डाइऑक्साइड यही प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखते हो तो रेस्पिरेशन के लिए, देखो, रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, और प्रोडक्ट किस चीज़ का, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट क्या बन रही है, वेस्ट बन रही है आपकी ऑक्सीजन। लेकिन फोटोसिंथेसिस के केस में क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है आपका O2। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आपका, यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने दोनों जगह सेम चीज़ लिख दी है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, CO2। हाँ, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है। तो कहीं ना कहीं प्लांट इसी रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, समझ गए बात को। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हुआ, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब ये कहाँ लगने वाला है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक, ओके, वेरी गुड, और आपका ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा। ये बात हो गई दिन की। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट की, यानी कि रात की, तो रात में क्या होता है, देखो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या रेस्पिरेशन में नहीं होगा? नहीं, रेस्पिरेशन तो होता ही है, रेस्पिरेशन तो चलता ही रहेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रात को होती नहीं है। ठीक है, अब सोचो रात को रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, तो ये रात का सिनेरियो मान लो। ठीक, वेरी गुड, और ये आपका मून है। ठीक, वेरी गुड। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, वही होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या रात को ये CO2 कंज्यूम हो सकता है? नहीं होने वाला, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये CO2 जो रिलीज हो रहा है वो भी कंज्यूम नहीं होने वाला। और इसलिए कहा जाता है कि रात को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, फिर ट्रीज़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, ये सोचो कि कहीं यूटिलाइज नहीं हो पा रहा प्लांट के थ्रू, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होते जा रहा है बहुत वास्ट अमाउंट में। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के नीचे, फिर रात को ट्रीज़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ गए बात को? वेरी गुड। तो ये है आपका पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और यहाँ पर ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस एक अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन एक बहुत अलग चीज़ है। देखो मैं समझाता हूँ वापस से। सी, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होता है आपका दिन में। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन आपका प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसका सनलाइट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी चलती हुई प्रोसेस है, यहाँ पर आपका फूड से एनर्जी निचोड़ने वाला है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की है, सॉरी, और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वेस्ट क्या बनने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। होता ये है कि रेस्पिरेशन से जो CO2 बनता है वही CO2 प्लांट कहीं ना कहीं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बना वही इस्तेमाल कर लो ना भाई, सब दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ से CO2 बना वही यहाँ पर जो है वो फोटोसिंथेसिस में CO2 इस्तेमाल किया जाता है और बनता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ग्रेट। हम जो बोलते हैं ना प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ये है। ठीक है, लेकिन रात को ये पूरी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो CO2 जो बनेगा वो तो वहीं पर है, इसलिए कहा जाता है कि रात को ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। नाउ विद दैट बीइंग सेड, हमारा पूरा चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। एंड ये क्या हो गया, ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो गया था। ठीक है, मैं समझा रहा था तो ओके। एंड बस आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, इस ये वाला पोर्शन समाप्त हो चुका है। अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की, एंड देन हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, एंड देन आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इस चैप्टर के नोट्स अगेन डाउनलोड कर लेना, इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि रेस्पिरेशन के, वो भी डाउनलोड कर लेना। जिसने भी अभी तक क्लास में एनरोल नहीं किया है कर लो, क्योंकि एक लाइव क्लास होने वाली है, बहुत अच्छा मौका है, मैथ्स की क्लास है और फ्री क्लास है। ठीक, AP01 इज द कोड और द पासवर्ड दैट यू कैन यूज टू अनलॉक दिस क्लास। एंड इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स के। ठीक है,
And yeah, if you haven't followed me or Padle on Instagram, you can do that too for some important updates and behind the scenes. तो बस यार, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे. विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय.